नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गाजियाबाद में एक हादसे में स्कूली बस की खिड़की से बाहर निकल कर सर देख रहे एक लड़के की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बस की खिड़की से सिर बाहर निकाला हुआ था और ये तीसरी कक्षा का छात्र है जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है और ये सिर बिजली के खंभे से जा टकराया जिससे छात्र की मौत हो गई है। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने बताया है कि मोदीनगर क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में तीसरी कक्षा का एक छात्र स्कूल बस की खिड़की से सिर निकालकर बाहर देख रहा था। इसी दौरान जब स्कूल के अंदर दाखिल होने के लिए बस मुड़ रही थी तभी छात्र का सर बिजली के खंभे से टकरा गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बस में मौजूद एक शिक्षक ने उन्हें बताया है कि उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल स्कूल बस को जब्त करके उसके चालक और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हादसे में मृत बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनकी तहरीर पर ही स्कूल प्रबंधन के 2 लोगों और बस चालक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बताते चलें कि जिला प्रशासन ने बस का सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मोदीनगर के उप जिलाधिकारी को मेले की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही गई। और आपको बताते चलें कि प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। बच्चे की इस दर्दनाक मौत पर माता और पिता ने कहा है कि हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठकर स्कूल आ रहा था और चालक बोला है कि बच्चे का सिर बाहर निकल रहा था। गाड़ी पोल से टकराई। बिना परिजनों को बताए बच्चे को नवजीवन अस्पताल ले जाया गया। उस समय बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो वहीं कांग्रेस में अचानक बढ़ी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और अब यह स्पष्ट है कि बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही कांग्रेस ने एक तरह से प्रशांत किशोर में बीजेपी का काट ढूंढ लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में सभी को यह बताया गया कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे, 2024 चुनाव की रणनीति बनाएंगे और पिछले 4 दिनों से हर रोज प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। यहाँ गौरतलब है कि केवल पहली बैठक के बाद ही खुद राहुल गांधी विदेश चले गए थे। उसके बावजूद चाहे भविष्य की रणनीति तय करने को लेकर बात हो या फिर तमाम नेताओं के साथ हुई इस बैठक हो या फिर हिमाचल चुनाव को लेकर हुई बैठक या आज सोनिया गांधी के घर पर हुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश को लेकर बैठक, ऐसे में प्रशांत किशोर एक के बाद एक कांग्रेस की रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचे और प्रशांत किशोर की मौजूदगी में सोनिया गांधी के निवास पर दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में भी 10 जनपद पर बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई और पहली ही बैठक में प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान उन राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की पैरवी भी की थी जहां जहां कांग्रेस कमजोर है। तो महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने बुधवार को कहा है कि वो 23 अप्रैल को मुंबई आएंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विदर्भ क्षेत्र के बडनेरा से विधायक ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्यथा वो अपने समर्थकों के साथ उनके आवास के बाहर इसका जोर से पाठ करेंगे। विधायक ने यह भी कहा कि मैं शनिवार को मुंबई आऊंगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो इसका पाठ करें, अन्यथा मैं अपने समर्थकों के साथ जोर जोर से पाठ करूंगा। ठाकरे का आवास मातोश्री यहां पश्चिमी उपनगर बांद्रा में स्थित है, जहां पिछले हफ्ते ही राणा ने ठाकरे को हनुमान जयंती के अवसर पर अपने आवास पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करवाने के लिए कहा था। इसकी शिवसेना ने कड़ी आलोचना की थी और उन पर राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री में आपको बता दें कि मुंबई की पूर्व महापौर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने भी मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए राणा पर पलटवार कर दिया था। राणा की पत्नी नवनीत राणा निर्दलीय सांसद है और दोनों को भारतीय जनता पार्टी का अनौपचारिक रूप में समर्थन करने के लिए जाना जाता है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा में एक विवाहिता ने अपने मासूम बच्चे का गला घोंटकर हत्या कर दी है और खुद फांसी लगा ली। विवाहिता के इस कदम से उसके परिवार में हड़कंप मच गया है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है, जिसके लिए पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के पीछे की क्या वजह है, ये साफ नहीं हो पा रहा है और पुलिस इसके लिए पारिवारिक कलह से इसे जोड़कर देख रही है। बताया यह भी जा रहा है कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र में सबुआ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब विवाहिता ने अपने मासूम बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। दोनों के शव कमरे में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि सबुआ ग्राम निवासी रविंद्र यादव काम पर गया हुआ था और सास ससुर घर के बाहर थे। तभी अकेले घर में रविंद्र की पत्नी सपना, जिसने अपने पहले 2 वर्षीय बच्चे बाबू का गला घोंचकर मार डाला है और उसके बाद उसने कमरे में बंद होकर खुद को फांसी लगा ली। फिलहाल इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई। सूचना पाकर तहसीलदार चरखारी विपिन कुमार और एसआई अनिल कुमार गुप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले को लेकर मृतका की मां उमा और पिता का ये कहना है कि उसकी बेटी को ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर रहा था। उन्हें शंका है कि ससुरालियों ने ही मिलकर उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पहलुओं से मामले की जांच करने की बात कह रही है। बात करें भारत में चल रहे कोविड के मामलों की, तो भारत में एक दिन में कोविड के आपको बता दें करीब 2380 नए मामले सामने आए। इसके बाद से ही अब देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमितों की जो मौत हो चुकी है उसको भी लेकर बात की गई और जो संख्या है कोविड संक्रमित मरीजों की वो बढ़कर अब 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अपडेट के आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 56 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद यह संख्या बढ़ करके करीब 5,22,062 हो गई है। तो वहीं देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13,433 पहुंच गई, जो कि कुल मामलों का 0.03% है। मंत्रालय के मुताबिक ही पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1093 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने के राष्ट्रीय दर 98.76% है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख और 23 अगस्त 2020 को 30 लाख, 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख और 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार पहुंच गए थे। तो वहीं देश में 19 सितंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को भी संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल की अगर बात की जाए तो करीब 26 जनवरी को ये मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए थे। और उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को दिल्ली पुलिस का दरोगा बताने वाले 2 लोगों से वसूली करते हुए उन्हें पकड़ लिया गया है। ये दोनों ही जगह जगह वसूली करते थे और रंगदारी भी वसूली की जाती थी। पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये दोनों ही दिल्ली पुलिस में तैनात नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड बनवाकर और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर ये घूमा करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों फर्जी दरोगाओं को जेल भेज दिया है। पुलिस की ओर से गिरफ्त किए गए ये दोनों ही बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। ये दोनों खाकी का सहारा लेकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे वसूली करते थे। जानकारी के मुताबिक दोनों बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर के निवासी हैं और पुलिस ने अमीर हमजा और असलम खां को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर इज्जत नगर थाना और सीबीगंज थाने में कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। पुलिस ने फिलहाल इनके पास से एक फर्जी पिस्टल और पुलिस की यूनिफॉर्म बरामद की है। इनके पास से एयरगन और दिल्ली पुलिस के आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 2 मिलिट्री की ड्रग्स भी इनके पास से बरामद की गई है। 4,500 रुपए बरामद इनके साथ किए गए और इन्हीं के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इन्हें जेल भेजा गया है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अब बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन और 100 दिन के अंदर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति और भाषा विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प के अनुरूप बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना है। इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने फरवरी में ही विधानसभा चुनाव के दौरान पुजारियों और पुरोहितों के हित के लिए कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। इस बैठक के दौरान योगी ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए और कहा कि आगामी 100 दिनों के अंदर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित की जाए। इसमें मंदिरों का विवरण, इतिहास, रूट मैप जैसी तमाम जानकारी शामिल होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर जनपद, गांव और नगर के इतिहास के प्रमुख दिवस पर विशेष आयोजन भी करवाए जाएं। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में भजन संध्या स्थल तैयार किया जाए। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में चिन्हित कर 12 परिपथ के विकास कार्यों को प्रतिबद्ध तरीके से पूरा करने के भी निर्देश दिए और कहा कि रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ और शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, महाभारत परिपथ, सूफी परिपथ, क्राफ्ट परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, जैन परिपथ और वाइल्ड लाइफ एंड इंडोर टूरिज्म परिपथ को उत्तर प्रदेश में पर्यटन की नई पहचान दी जाएगी। तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को दुबई से जान से मारने की धमकी के लिए फोन आया है। उन्होंने महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली थी और ये कॉल देवकीनंदन ठाकुर के ऑफिस पर ही आया है। तो वहीं अब देवकीनंदन ठाकुर के भाई विजय शर्मा ने मथुरा के जैद थाने में तहरीर दी थी। इसी में धमकी भरा दुबई से कॉल आया जिसमें रिकॉर्डिंग संकलन की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस धमकी देने वाले ने खुद से दुबई से बोलना बताया और बहुत पूछने पर उसने अपना नाम दिनेश बताया है, जो कि पता नहीं कि सच है या झूठ। लेकिन लगभग 10 मिनट तक ये व्यक्ति लगातार गालियां देता रहा और धमकी देता रहा। तो वहीं मथुरा पुलिस ने कहा है कि इस संबंध में थाना जैद पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों में अब सुनवाई नहीं की जा सकी है। जज ने मुख्तार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही जस्टिस राजीव गुप्ता ने इन दोनों ही मामलों में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जज की ओर से दोनों ही मामलों में सुनवाई करने से इनकार करने के बाद दोनों मामले अब चीफ जस्टिस के पास भेजे गए हैं। चीफ जस्टिस अब किसी नई बेंच को सुनवाई के लिए नामित करेगा और इस मामले को साल 2022 के विधायक निधि के भ्रष्टाचार मामले में दाखिल की गई एक चार्जशीट पर सुनवाई से जोड़ा गया है। पहले इस मामले में मुख्तार अंसारी ने चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इस मामले में मुख्तार की तरफ से कहा गया था कि पिछले 17 सालों से वो जेल में बंद है, उसकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई और उसने जो सिफारिशें की थी और जिन स्कूलों को विधायक निधि के पैसे दिए थे उसकी सत्यता जांचने का काम जिला प्रशासन का था। उनका कहना है कि जेल में रहते हुए वो सच्चाई नहीं जान सकता था। इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को रद्द किए जाने की मांग की गई। दूसरा मामला आजमगढ़ के तिरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे से जुड़ा है। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी और दोनों ही मामलों की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता की सिंगल बेंच में होनी थी। जमानत अर्जी वाला मामला अब 28 अप्रैल को सुना जाएगा, जबकि विधायक निधि से जुड़े मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। तो वहीं चंपावत सीट से बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा देंगे, जिससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा पहुंचने के लिए उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि गहतोड़ी फिलहाल दिल्ली में हैं और बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपेंगे। फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा की 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार रची और ऐसे में ये इतिहास रचा गया। लेकिन जीत की अगुवाई करने वाले धामी की खटीमा सीट से
हार का उन्हें सामना करना पड़ा। उत्तराखंड फिर मांगे मोदी और धामी की सरकार, इसी नारे के साथ अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने एक बार फिर से धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य निर्वाचित होना धामी के लिए एक संवैधानिक बाध्यता है और इसी कारण उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा। बता दें कि सीएम धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्हें अपनी सीट खाली करने का सबसे बड़ा प्रस्ताव गहतोड़ी ने ही दिया था। दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए गहतोड़ी ने पहले कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चंपावत सीट से लड़ते हैं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। और आगे बढ़ेंगे खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अमेठी जिले में कपूरापुर ग्राम प्रधान में अपनी ग्राम सभा से विकास काम बेहतर और ईमानदारी तरीके से गांव का विकास किया गया है। यहां पर गांव का विकास करने की वजह से मुख्यमंत्री ने गांव का और अच्छी तरह से विकास हो, इसलिए ग्राम प्रधान को 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। इससे ग्राम प्रधान द्वारा गाँव का विकास अच्छे से हो सकेगा। उमापत तिवारी, ये आपकी ग्राम सभा में किस प्रकार से कार्य किया गया है, क्या रहा जिसके जो आपको प्रोत्साहन दिया गया है सरकार की तरफ से? गांव में खड़ंजा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा नाली, पंचायत भवन, बाउंड्री वाल और सामुदायिक शौचालय, गौशाला आदि का निर्माण कराया गया और गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके गांव के लोगों तक पहुंचाया गया। इसका श्रेय आपने किसको दिया? ब्लॉक के अधिकारी। और अब खबर बरेली से है, जहां थाना सीबीगंज के गांव चंद्रपुर के जियान में सुबह लगभग 3 बजे एक सांड को गोली मार दी गई, जिसकी सूचना सुबह 8 बजे पशु चिकित्सा अधिकारी को दी गई, लेकिन 3 घंटे तक कोई भी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा। सांड से खून बहता रहा और उसके बाद सांसद मेनका गांधी को फोन पर अवगत कराने पर भी अभी तक कोई डॉक्टर मदद के लिए नहीं पहुंचा है।